तो चलिए जी क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको डेफिनेशन मिलेगी, व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग आखिर क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ये समझ लो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैं आपको अपनी कहानी पर या फिर एक एग्जाम्पल कह लीजिए, एग्जाम्पल की तरफ आपको लेके चलता हूँ। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ फर्नीचर बनाने का। फर्नीचर बनाऊंगा, मार्केट में बेचूंगा और पैसा कमाऊंगा, यानी कि प्रॉफिट कमाऊंगा। फर्नीचर मतलब ये मान के चलो आप कुर्सियां बनाऊंगा और टेबल बनाऊंगा। अभी जो कुर्सी और टेबल है किस चीज की बनेगी? लकड़ी की बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे, कुछ खर्चे भी होंगे इस बिजनेस को करने में। वो खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला कि ये जो लकड़ी है मुझे खरीदनी पड़ेगी। दूसरा, मेरे पास एक फैक्ट्री होगी जहां पर क्या होंगे, इंप्लॉइज होंगे, मेरे लेबर होंगे जो कुर्सियां और टेबल को बनाएंगे। उस फैक्ट्री का कुछ बिजली का बिल भी आएगा और कुछ अन्य खर्चे भी होंगे, यानी कि खर्चे मेरे होने ही होने हैं। मैं इस बिजनेस का क्या करना चाहता हूं, एक साल बाद कितना प्रॉफिट हुआ है ये मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, क्या देखना चाहता हूं कि इस बिजनेस से मेरे को एक साल बाद यानी कि 12 महीनों बाद कितना प्रॉफिट हुआ। ये बिजनेस मैंने मान के चलो जनवरी में शुरू करा और 12 महीने खत्म हो जाएंगे दिसंबर में। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो मेरे खर्चे हैं कि मैंने लकड़ी खरीदी, रेंट पे करा, मैंने जो फैक्ट्री है मेरी, मेरा ऑफिस है, उसका कुछ रेंट भी पे करना पड़ेगा मेरे को, जो एम्प्लॉइज है मेरे उनको सैलरी भी पे करूंगा, और जो फैक्ट्री है, जो मेरा ऑफिस है, वहां का कुछ बिजली का बिल भी आएगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आएगा, उसको भी पे करना पड़ेगा। और ये हर महीने होंगे, ये खर्चे मेरे हर महीने होने ही होने हैं। ठीक है जी। कुर्सियां और टेबल बेचूंगा, यानी कि मेरी कुछ सेल्स भी होंगी। ठीक है जी। अब ये मान के चलो ये जो खर्चे हैं मेरे साल भर होंगे, और साथ ही साथ जो मेरी सेल है, जो मैं सेल करूंगा वो भी साल भर करूंगा ही करूंगा। तब जाके मेरे को प्रॉफिट पता चलेगा कि मैंने साल भर कितना प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब ये हुआ, जब जनवरी में मेरे को कुछ खर्चे होंगे मेरे, तो मेरे को उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। फरवरी में कुछ खर्चे होंगे, वो भी मेरे को लिखना पड़ेगा। और ऐसे ही पूरे साल भर जितने खर्चे हैं मेरे को हर महीने वाइज लिखना पड़ेगा। ऐसे ही जो सेल्स है मेरी, कितनी सेल हुई है मेरी, ये मेरे को हर महीने लिखना पड़ेगा कि जनवरी में इतनी सेल हुई, फरवरी में इतनी सेल हुई, मार्च में इतनी सेल हुई। ये सब मेरे को लिखना होगा। तो मान के चलते हैं ये सब मैं लिखकर पहले से ही रखा हुआ है, तो इसको मैं यहां पर ले आता हूं। कितना खर्चा हुआ है, कितने सब हुए, ये मैं आपको भी बता देता हूं। ठीक है जी बच्चों, ये मान के चलो जनवरी में मेरे 1,00,000 रुपए खर्चे हुए। इन सबका टोटल बता रहा हूं मैं, ये जो खर्चे हैं इनका टोटल बता रहा हूं कि जनवरी में 1,00,000 रुपए के खर्चे हुए, फरवरी में 60,000 के, ऐसे पूरे साल भर के मैंने खर्चे यहां पर लिख दिए। ठीक है जी। और जनवरी से दिसंबर तक कितनी सेल हुई वो मैंने यहां से यहां तक लिख दिया। ठीक है जी। इसका मतलब यह हुआ कि हर महीने का मेरे को कहीं ना कहीं पे लिखना पड़ेगा, खर्चा कितना हुआ, सेल कितनी हुई, तभी मैं बता पाऊंगा कि साल के आखिर में मैंने कितने कमाए, मेरे को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सब चीजें हमें अकाउंटिंग में भी लिखनी होती है, उसका तरीका अलग होता है। इसमें तो साफ साफ लिख दिया मैंने कि भाई जनवरी में मेरे 1,00,000 रुपए लगे, फरवरी में 60,000, मार्च में 40,000, ऐसे सो ऑन। ऐसे मैंने रेवेन्यू का भी लिख दिया, यानी कि सेल्स का भी लिख दिया। मगर जो अकाउंट्स है उसमें अलग तरीके से लिखा जाता है। ये जो सारी चीजें ना, जो पूरे साल भर लिखूंगा मैं, पूरे साल भर यानी मंथली वाइज लिखूंगा, इसको दो तरीके से लिखना पड़ता है या फिर 2 बार लिखना पड़ता है। आप ये कह के चलो अकाउंटिंग में पहला रिकॉर्डिंग करी जाएगी। रिकॉर्डिंग क्या होती है जी, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। अभी इसका मतलब ये हो गया कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। दूसरा तरीका क्लासिफाइंग करना, क्लासिफाई करना कह लो या क्लासिफाइंग करना। इसमें क्या करा जाता है, सभी के अकाउंट्स ओपन करे जाएंगे। ये कैसे होते हैं ये भी अभी दिखाऊंगा आपको। अकाउंट्स ओपन करना या लेजर पोस्टिंग करना, यानी कि जो साल भर ट्रांजैक्शन होंगी, जो साल भर रेवेन्यू होगी, जो साल भर एक्सपेंसेस होंगे, हम उनको 2 बार लिखेंगे, एक रिकॉर्डिंग करेंगे और एक क्लासिफाइंग के टाइम पर अकाउंटिंग करते हुए। ठीक है जी। तब जाके लास्ट में हमको पता चलेगा कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ। क्या ये प्रॉफिट साल के आखिर में हमको कितना हुआ ये हम साल से पहले बता सकते हैं कि जुलाई में मैं बता सकता हूं कि मेरे को कितना प्रॉफिट होगा लास्ट में? नहीं बता सकता। यानी कि पूरे 12 महीने के बाद ही मैं बता सकता हूं। अकाउंटिंग पूरे 12 महीने के लिए जनरली करी जाती है। मान के चलो ये 13 लाख रुपए के हमारे खर्चे थे और हमारे प्रॉफिट कितने का हुआ मैंने कैलकुलेट नहीं करा, मान के चल लेता हूं फॉर एग्जांपल 20 लाख का हमको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट नहीं, सेल हुई हमारी 20 लाख की, हमको सेल हुई हमारी, और जो हमारे खर्चे थे वो 13 लाख के थे। यानी कि प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, अगर हम अपने खर्चे माइनस करते हैं सेल में से, तो 7 लाख का हमको प्रॉफिट हुआ। 7 लाख का प्रॉफिट हुआ। ये कैसे पता चला? जब हमने साल भर हमने कितने खर्चे हुए वो हम मंथली वाइज लिखते चले गए, हमने रिकॉर्ड कर लिया।
अकाउंटिंग में भी हमको बस यही करना पड़ता है, यही अकाउंटिंग है कि हमें साल भर रिकॉर्डिंग करनी है, साल भर क्लासिफाइंग करनी है और साल के आखिर में हमें प्रॉफिट निकालना है। वो निकाला जाता है समराइजिंग करके। समराइजिंग करेंगे यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे और हमारा प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। इसी को कहा जाता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? मोटे मोटे तौर पे देखा जाए, अकाउंटिंग है जनरल एंट्री पास करना और क्लासिफाई करना यानी कि अकाउंट्स ओपन करना और बाद में साल के आखिर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। इसी को अकाउंटिंग कहते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में, ये तो मैंने ऊपर ऊपर से आपको बता दिया, अब जरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको अच्छे से कि अकाउंटिंग क्या है। ठीक है जी। ये जो डेफिनेशन आपको दिख रही है, ये डेफिनेशन मैंने एनसीईआरटी से उठाई है। इसको पढ़ने से अच्छा है पहले हम पढ़ेंगे ये 7 कॉन्सेप्ट। ये 7 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए अगर, जो कि अभी मैं समझाने वाला हूं, ये 7 कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गए तो आपको पूरी अकाउंटिंग समझ में आ जाएगी। एक क्लास मैंने ऑलरेडी बना रखी है अकाउंटिंग के बारे में, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। उस क्लास को जरूर देखना। वो तो बिल्कुल ही जो स्पून फीड होती है ना, वो मैंने उसमें कराई है, यानी कि बिल्कुल ही 5 साल का बच्चा भी अगर उसको देखे उसको भी समझ में आ जाएगी अकाउंटिंग क्या होती है। तो आपको हाईली रिकमेंड करूंगा वो जरूर देखें आप। इस क्लास को देखने के बाद देखना उसको। जैसे कि मैंने कहा कि ये 7 पॉइंट आपको समझ में आ गए तो आपको पूरी अकाउंटिंग समझ में आ जाएगी। ये 7 पॉइंट का मतलब क्या है कि अकाउंटेंट जो है, जो अकाउंटेंट है कैसे अकाउंटिंग करता है, इस 7 पॉइंट से हमको पता चलेगा। शुरुआत कैसे होती है, जो पहला पॉइंट है ना, ये वहीं से है कि शुरुआत कैसे होती है अकाउंटिंग की। अब मैं मान के चलो मैं एक अकाउंटेंट हूं, एक बिजनेस की मैं अकाउंटिंग करने के लिए बैठा हूं। ठीक है, मैं बिजनेस की अकाउंटिंग करने के लिए बैठा हूं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप ये होगा, मैं बैठा हुआ अकाउंटिंग करने के लिए, मेरे पास काफी सारे बिल्स आएंगे, इनवॉइस आएंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट आएंगे मेरे पास। अब उन बिल्स को मैं उठाऊंगा, देखूंगा मैं क्या कर रहा हूं, अकाउंटिंग कर रहा हूं बिजनेस की। मैं देखूंगा क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है, जिस बिजनेस की मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं क्या ये उससे रिलेटेड है और इसमें पैसा कहीं इन्वॉल्व है, फाइनेंस इन्वॉल्व है। अगर है तो मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। अगर वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जिसकी मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं उस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है या फिर उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है अकाउंटेंट को? सबसे पहले करना पड़ता है आइडेंटिफाई करना कि वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है और उसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल नेचर की है, यानी कि फाइनेंशियल कैरेक्टर की है। तो जितने भी बिल आते रहेंगे अकाउंटेंट के पास, वो देखता रहेगा बिजनेस से रिलेटेड है और पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है, रिकॉर्ड कर लेंगे, क्लासिफाई भी कर लेंगे। अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो हम उसको फेंक देंगे, यानी कि उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्लासिफाई नहीं करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये हो गया अकाउंटेंट के लिए। ठीक है जी। इसमें एक टर्म यूज हो रहा है कि ये इकोनॉमिक इवेंट क्या है। ये थोड़ा और समझ लो, थोड़ा दिमाग आपका और खुल जाएगा और आगे आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। इकोनॉमिक इवेंट क्या है? इकोनॉमिक इवेंट एक बड़ी चीज है, ये मान के चलो इवेंट एक बड़ी चीज है। उस बड़ी चीज के अंदर काफी सारी ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि ये मान लो ये एक इवेंट है, इसके अंदर काफी सारी ट्रांजैक्शन है। ये जो सर्कल है ये क्या है? इवेंट। और इसके अंदर काफी सारी क्या होती है? ट्रांजैक्शन होती है। ये मान के चलो आप अभी, ठीक है। इकोनॉमिक इवेंट क्या हो गया? इकोनॉमिक इवेंट ये हो गया बिजनेस से रिलेटेड कोई इवेंट। मान लो बिजनेस के लिए हमने एक मशीनरी परचेज करी, बिजनेस के लिए एक मशीनरी परचेज करी, ठीक है जी। अब इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम ये एक बिजनेस का इवेंट है, क्योंकि बिजनेस के लिए मशीनरी परचेज करी है। अभी मैंने क्या कहा था कि इवेंट के अंदर काफी सारी ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि इसके अंदर काफी सारी ट्रांजैक्शन होंगी, काफी सारी, या एक या दो, कितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी। वो क्या क्या हो सकती हैं? नंबर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सच एज बाइंग अ मशीनरी। जब मशीनरी बाय करी बिजनेस के लिए तो कुछ रोकड़ा भी दिया होगा, कुछ पैसा दिया होगा, तभी तो आपने बाय करी है। बाय का मतलब क्या होता है? कुछ खरीदना। आपने पैसा दिया, मशीनरी खरीदी, ठीक है जी, तो यहां पर पैसा इन्वॉल्व हुआ होगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीनरी, जिस दुकान से आपने मशीनरी खरीदी है वहां से लेके उस मशीन को आपको अपनी फैक्ट्री तक, जहां पर मशीन फिट करनी है, वहां तक पहुंचानी है। कैसे पहुंचाओगे? ट्रक के द्वारा। ट्रक या फिर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का साधन होगा, तो आपको यहां पर भी पैसा पे करना पड़ेगा, यहां पर भी कुछ पैसा पे करना पड़ेगा आपको ट्रांसपोर्टेशन को। फिर क्या होगा? साइट प्रिपरेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। आपको फैक्ट्री के अंदर क्या करना पड़ेगा? जो मशीनरी है उसको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, फिक्स करवाना पड़ेगा। उसके लिए भी एक अलग से लेबर लगती है, जो पूरी मशीन को, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, एक एक 2-2 करोड़ की मशीनें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनको फिट कराना, इंस्टॉल करवाना, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इसी को कहा गया एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन इंस्टॉलेशन। तो देखा आपने, इवेंट एक था, मशीनरी परचेज करी, मगर कितने सारे उसमें
ट्रांजैक्शन निकली। कौन कौन सी ट्रांजैक्शन थी? मशीन परचेज करी आपने, ट्रांसपोर्टेशन वाली खर्चा आया, इंस्टॉलेशन का खर्चा आया। तो इवेंट समझ में आ गया, इवेंट एक होगा और उसके अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस होती है। अकाउंटेंट का क्या काम है? अकाउंटेंट तो ये देखेगा कि भाई बिजनेस से रिलेटेड है, अकाउंटेंट का बस यही काम है कि बिजनेस से रिलेटेड है और इसमें पैसा इन्वॉल्व है तो उसको क्या कर लेगा, वो रिकॉर्ड कर लेगा, क्लासिफाई कर लेगा। रिकॉर्ड कैसे करा जाता है, क्लासिफाई कैसे करा जाता है, उसकी एक झलक आपको अभी दिखा दूंगा। उसको डिटेल में जानने की अभी जरूरत नहीं है, अगर डिटेल में पढ़ने लगते तो बिल्कुल ही क्लास किसी और तरफ चली जाएगी। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं। ठीक है जी सर, ऐसा करो आप ना एग्जाम्पल और दे दो ट्रांजेक्शन का। बिल्कुल दे देता हूं। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजेक्शन क्या क्या है जी? सेल ऑफ गुड्स टू द कस्टमर। हमने कस्टमर को अपना जो भी प्रोडक्ट था, हमारा कुर्सी टेबल जो भी थी, हमने बेची। कस्टमर को कुर्सियां और टेबल बेच दी, अपना प्रोडक्ट जो भी है। अगर आप परफ्यूम बेचते तो आपने परफ्यूम बेचा, बदले में कस्टमर ने हमको पैसा दिया, बदले में कस्टमर ने हमको पैसा दिया, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन हो गई। रेंडरिंग सर्विस टू द कस्टमर। हमेशा आपके पास प्रोडक्ट नहीं होता बेचने के लिए। मान लो एक डॉक्टर है अपनी क्लिनिक में बैठा हुआ है, उसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है बेचने के लिए, वो क्या कर रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है, आपका इलाज कर रहा है। तो आपने, डॉक्टर ने आपका इलाज करा, बदले में आपने उसको पैसे दिए, तो उसको कहा जाता है रेंडरिंग सर्विस। ऐसे ही रेंडरिंग सर्विस टू द कस्टमर बाय एबीसी लिमिटेड होगी कोई, उसने क्या करा, कस्टमर को सर्विस दी और बदले में उसको पैसे मिले। परचेस ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेस करा। ठीक है जी। पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू द लैंडलॉर्ड, यानी कि जो लैंडलॉर्ड था, मालिक था, उसको पैसे दिए, रेंट की पेमेंट करी। ठीक है जी। एक बात बताओ, अगर मैं किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहा हूं, सिलेक्ट कर रहा हूं, इंटरव्यू लिया मैंने और उसको सिलेक्ट कर लिया कि आप कल से नौकरी पे आ जाना, तो क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है? बिल्कुल है। क्या इसमें फाइनेंस है कहीं पर? बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ अभी मैंने क्या करा है, एम्प्लॉय को अपॉइंट करा है कि आप कल से काम पे आ जाना। हो सकता है मैं कल ही उसको नौकरी से निकाल दूं, तो इसमें फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर मान लो इस छोटी सी घटना का अकाउंटेंट के पास एक बिल आ गया, एक कागज आ गया, उसमें लिखा हुआ है कि हमारे बिजनेस ने अपॉइंट करा है एक एम्प्लॉय को, मैनेजर को अपॉइंट करा है, तो क्या उसको कहीं रिकॉर्ड कर पाएगा? वो कहीं रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड तो है मगर उसमें पैसा कहीं इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है ना? तो ट्रांजैक्शन भी चेक करनी पड़ती है, कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है और कौन सी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो इवेंट भी समझ में आ गया आपको और ये भी समझ में आ गया होगा। तो वापस इस पे आते हैं, इन स्टेप्स पर जो हमने लिखे थे इसको। तो अकाउंटेंट सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले देखता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है और कौन सी नहीं है, और साथ ही साथ उसमें अगर पैसा इन्वॉल्व है तो ही उसको रिकॉर्ड करता है। अगला स्टेप है मेजरिंग दैम, यानी कि क्वांटिफिकेशन करना, उसकी वैल्यू कितने की है। अगर मैंने मशीनरी खरीदी 1,00,000 रुपए की, मशीनरी खरीदी 1,00,000 रुपए की, तो उसकी क्वांटिफिकेशन क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, 1,00,000 रुपए। इस स्टेप में तो हमने सिर्फ ये देखा था पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है। इस स्टेप पे हम देखेंगे मेजरिंग दैम में मतलब कि कितना पैसा इन्वॉल्व है, हाउ मच। ठीक है ना? तो दूसरा स्टेप ये है, अकाउंटेंट ये देखेगा कि भैया उसकी वैल्यू कितनी है, मेजर करेगा, क्वांटिफिकेशन करेगा। हम इंडिया में रहते हैं तो हम किस में देखेंगे, रुपीज में देखेंगे। तो हमारा जो अकाउंटेंट है वो रुपीज में देखेगा। मैं कौन हूं, अकाउंटेंट में। जैसे कि मैंने बताया, मेरे पास पहले बिल आया, मैंने चेक करा, बिजनेस से रिलेटेड है, पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या देखूंगा मैं, कितना पैसा इन्वॉल्व है। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मैंने आपको यहां पर दिखाया था कि साल भर क्या करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है। साल भर जितने खर्चे हुए सब रिकॉर्ड करे जाएंगे, जितने की सेल हुई सब रिकॉर्ड करे जाएंगे, कितने एसेट खरीदे गए साल भर वो रिकॉर्ड करे जाएंगे उसी डेट पर। जैसे मान लो आपने 6 जनवरी को आपने कुछ खर्चे करे, तो 6 जनवरी को ही उसकी रिकॉर्डिंग करी जाएगी, 6 जनवरी को ही उसको क्लासिफाई करा जाएगा। कैसे करा जाएगा, अब वो मैं आपको दिखाता हूं। रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नलाइज करना, यानी कि जर्नल एंट्री पास करना। उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है। ये क्या है, फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। इस साइड पे डेट लिखी जाती है, इधर जनरल एंट्री पास करी जाती है, ये नरेशन होती है कि आपने क्या करा है, ये लेजर फोलियो होता है, ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट, कितने रुपए का है, कितने रुपए का है। ये सिर्फ आपको अभी फॉर्मेट देखना है कि क्या है क्या नहीं है, वो सब भूल जाओ, उसके रूल्स वगैरह सब भूल जाओ कि अभी क्या है, वो बाद में जब इसका चैप्टर आएगा तब चर्चा करेंगे। यानी कि ये जो जनरल एंट्री है ये साल भर करी जाएगी, जनवरी से लेके दिसंबर तक। वैसे जो अकाउंटिंग करी जाती है, फाइनेंशियल ईयर होता है, वो होता है 1 अप्रैल से शुरू होगा और वो अगले साल तक जाएगा। यानी कि 12 महीने 1 अप्रैल से शुरू होंगे और अगले साल 31 मार्च तक जाएंगे। जैसे कि आपका जो स्कूल भी शुरू होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है, अगले साल 31 मार्च तक जाता है। ठीक है जी। तो अब चलते हैं
अगले स्टेप पर। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा, फोर्थ पॉइंट ये होगा, अब अकाउंटेंट ने क्या करी, मैं अकाउंटेंट हूँ बिजनेस का, मैंने जर्नल एंट्री पास कर ली। हाँ भाई, पहला पॉइंट मैंने चेक करा, बिजनेस से रिलेटेड है, हाँ है, पैसा इन्वॉल्व है, हाँ है। अगले स्टेप में देखा मैंने कितना पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद जाके मैंने उसको रिकॉर्ड करा, उसके बाद जाके मैंने उसकी यानी कि जर्नल एंट्री पास करी, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है जी। अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा? क्लासीफाई करूंगा। क्लासीफाई ये क्या होता है जी, ये भी समझा लो। जैसे मैंने यहाँ लिखा था ना, क्लासीफाई करना पड़ता है। ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जो सारी ट्रांजेक्शन हुई है, जो खर्चे हुए हैं, इनको दो दो बार लिखा जाएगा, एक रिकॉर्डिंग करते समय और एक क्लासीफाइंग करते समय, ये मान के चलो आप भी, ठीक है ना। तो यानी कि मैंने रिकॉर्डिंग तो कर ली, तीसरे पॉइंट में मैंने रिकॉर्डिंग तो कर ली, अब मैं करूंगा क्लासीफाई, यानी कि अकाउंट्स ओपन करूंगा, लेजर पोस्टिंग करूंगा। वो किस तरीके का होता है उसकी भी शक्ल देख लो आप कैसी होती है। जो अकाउंट ओपनिंग होती है, कि कोई भी अकाउंट हो उसका ये फॉर्मेट होगा, किसी का भी अकाउंट हो, चाहे वो यहाँ पर कैश अकाउंट हो, चाहे बैंक का अकाउंट हो, चाहे क्रेडिटर अकाउंट हो, चाहे डेटर अकाउंट हो, किसी भी प्रकार का, चाहे वो रॉ मटेरियल का या एक्सपेंसेस का हो, किसी भी प्रकार का अकाउंट हो, वो इसी तरीके से आपको दिखाई देगा। सिर्फ फॉर्मेट दिखा रहा हूं आपको, ठीक है जी। मैं अभी ये मान के चल रहा हूं कुछ नहीं आता आपको, अभी जब 11th में आए हो, आपको नील बटा सन्नाटा है, दिमाग में भी कुछ नहीं पता अकाउंटिंग क्या है, इस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं। अगर पहले से कुछ ज्ञान है आपको तो उस ज्ञान को अभी मत लगाना, ठीक है जी। पांचवा पॉइंट है समराइजिंग करना। जब मैंने रिकॉर्डिंग कर ली और क्लासीफाइंग कर ली, फिर मैंने क्या बताया था, साल के लास्ट में जब पूरा साल खत्म हो जाएगा उसके बाद समराइजिंग होगी। साल के लास्ट में, यानी कि जब पूरे साल भर हमने खर्चे रिकॉर्ड कर लिए, पूरे साल भर हमने सेल्स रिकॉर्ड कर ली, एसेट कितने थे, लायबिलिटीज कितनी थी, सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करेंगे? समराइज करेंगे। तो ये तो मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता दिया था कि हमने लिख दिया टोटल खर्चे इतने, टोटल सेल्स इतनी है, मगर अकाउंट्स में थोड़ा अलग तरीके से समराइज करा जाता है। समराइजिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। एक प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएगी जिसमें क्या क्या होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा, बैलेंस शीट बनाई जाएगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाएगी, उसको कहा जाता है समराइजिंग करना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बताएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट बताएगा, अगर लॉस हुआ है तो लॉस बताएगा, ठीक है जी। इसके बाद क्या करता है अकाउंटेंट? इसके बाद अकाउंटेंट करेगा, पहला पॉइंट समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया, तीसरा समझ में आ गया, चौथा आ गया, पांचवा भी समझ में आ गया। पांचवा क्या बताता है? साल के आखिर में बनेगा, या और हमको ये बताएगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और हमारी बैलेंस शीट कैसी है, ये भी हमें बताता है पांचवा पॉइंट। इस बात को याद रखना, पांचवा पॉइंट है जो समराइजिंग, ये साल के यानी कि फाइनेंशियल ईयर जब समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद ही समराइजिंग करी जाती है, उससे पहले नहीं। सिक्स पॉइंट, इंटरप्रिटेशन करना। ये जो हमने इतनी सारी रिकॉर्डिंग करी, क्लासिफाइंग करी, समराइजिंग करी, अगर कोई एक नॉर्मल इंसान बैठकर ये सारी कुछ देखे, जर्नल एंट्री, क्लासिफाइंग, अकाउंट्स वगैरह देखे, उसको पढ़ नहीं आती, उसको पढ़ नहीं पड़ती कि क्या लिखा हुआ भाई। एक आम इंसान को अगर समझ में आ जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके लिए इंटरप्रिटेशन करी जाती है। इसका एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं मैं जल्दी से। इसका एग्जांपल है कि एक आम इंसान को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंट्स समझ में आ जाए, वो ये रहा, उसके लिए ये करा जाता है कि एक आम इंसान को भी समझ में आ जाए तो उसके लिए इंटरप्रिटेशन करी जाती है। इंटरप्रिटेशन देखो कितनी अच्छे से कर रखी है। टाटा मोटर्स इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, उसका इंटरप्रिटेशन करा जा रहा है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सिर्फ लिख दिया गया है ऑपरेटिंग इनकम जो है ड्यूरिंग द ईयर रॉस यानी कि बढ़ गई है 11.5% से। अब कोई नॉर्मल इंसान ये पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इनकम बढ़ गई है 11.5% से, उसको अकाउंट पढ़ने की देखने की जरूरत ही नहीं है। जिसका अकाउंटिंग का, जिसका कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है, उसको थोड़ी समझ में आएगा कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या दिख रहा है। तो उन जैसे लोगों के लिए क्या करा जाता है? इंटरप्रिटेशन करी जाती है। कितने आसानी से लिखा हुआ देखो, अदर इनकम डिक्लाइन, जो दूसरी अदर इनकम है वो डिक्लाइन यानी कि गिर गई 23.2% से। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर डिक्लाइन, नेट प्रॉफिट भी कम हो गया 13.7% से। तो इंटरप्रिटेशन इसको कहा जाता है। जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड है, जिनको सब कुछ समझ में आता है, उनके लिए ये है टाटा मोटर्स इनकम स्टेटमेंट, यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उनका। यहाँ देख रहे हो सेल्स लिखी हुई है, नेट सेल इतनी है, अदर इनकम इतनी है, रेवेन्यू इतनी है, ये खर्चे, ये सारे खर्चे हैं, उसके बाद प्रॉफिट निकल कर आया। ठीक है जी। अब चलो वापस उसी शीट पर चलते हैं। ठीक है जी, तो इंटरप्रिटेशन भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन टू द यूजर्स। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं ना, इसका यूज काफी लोग करते हैं, काफी एंटिटी करती है इसका यूज। इसके काफी सारे यूजर्स हैं जिनको डिसीजंस लेने होते हैं कुछ ना कुछ। किसी कंपनी के
फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको देखने होते हैं, उनका इंटरेस्ट रहता है कि हाँ हमको देखने हैं ताकि वो प्रॉपर डिसीजन ले सकें। वो यूजर्स कौन से होते हैं? वो यूजर्स हैं, दो टाइप के यूजर्स हैं, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं। दो टाइप के यूजर्स हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल कौन है? एम्प्लॉइज, ओनर और मैनेजमेंट। इसकी नेमोनिक्स है ई ओम, इसको याद करने का तरीका ई ओम। एम्प्लॉइज क्यों देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट? उनको क्या फायदा? एम्प्लॉइज देखते हैं कि हाँ भाई हमको बोनस मिलेगा इस साल या नहीं मिलेगा। बोनस तभी मिलता है जब कंपनी को, बिजनेस को क्या होता है? प्रॉफिट होता है तो। और वो ये भी देखते हैं एम्प्लॉइज कि हाँ भाई हमारी कंपनी कैसा कर रही है, अगर अच्छा कमा रही है तो हमारी सैलरी भी बढ़नी चाहिए। तो एम्प्लॉइज भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है। ऐसे ही जो बिजनेस का मालिक है, ओनर है, वो भी चेक करेगा। भाई मेरा बिजनेस, मैं बिजनेस का मालिक हूं अगर, तो मैं चेक करूंगा ना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि भाई मेरे को प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मैं लगातार लॉस खाए जा रहा हूं तो मैं बिजनेस बंद करूंगा। तो यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनर भी देखता है। ठीक है जी। मैनेजमेंट यानी कि जो बिजनेस को चला रहे हैं, जो बिजनेस का मैनेजमेंट है, वो भी चेक करता है कि हमारी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी चल रही है। उनको भी काफी डिसीजन लेने होते हैं कि हाँ भाई जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, उसका सेल प्राइस कितना होना चाहिए, तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो ये तो हो गए बिजनेस के अंदर के लोग। अब बात करते हैं बिजनेस के बाहर के लोग, यानी कि जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं। इसकी नेमोनिक्स है बिग पीसी रिसर्च। बी फॉर बैंक। बैंक भी चेक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप किसी से लोन लेने जाते हो तो वो आपकी औकात देखता है पहले। ऐसे अगर हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वो बैंक क्या करती है? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करती है, यानी कि बिजनेस की औकात देखती है कि कल को ये हमारा लोन वापस दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो इसलिए बैंक भी क्या देखती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करती है। इन्वेस्टर भी वही बोल दो जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। शार्क टैंक में आप देखते होंगे वो सारे इन्वेस्टर होते हैं। वो क्या देखते हैं? बार बार पूछते हैं आपने सेल कितनी करी, आपका प्रॉफिट कितना हुआ। तभी अगर कोई आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, पैसा लगाना चाह रहा है, तो सबसे पहले वो भी आपकी औकात देखेगा कि कल को हमारा पैसा रिकवर हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट भी देखती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट को बिजनेस से क्या चाहिए? टैक्स। तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको टैक्स देना होगा। तो जब हम टैक्स, कोई भी बिजनेस होता है वो क्या करता है? टैक्स जमा कराते समय अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी गवर्नमेंट को दिखाता है। पब्लिक है तो जनरल पब्लिक है, उनको भी नॉलेज चाहिए होती है, वो भी थोड़ा पढ़ते रहते हैं कि टाटा ने कैसा काम करा, जियो ने कैसा काम करा, रिलायंस ने कैसा काम करा। तो वो भी पब्लिक वगैरह भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करती रहती है। कंज्यूमर यानी कि जो कस्टमर है। यहां पर एक बच्चे ने मुझसे बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि सर हम तो नहीं देखते फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर मेरे को बालों के लिए शैम्पू लेना है या मेरे को चॉकलेट खरीदनी है तो क्या मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूंगा? बिल्कुल सही बात बोली थी उसने। ये उन कंज्यूमर्स की बात करी जा रही है, उन कस्टमर की बात करी जा रही है जो बड़ी बड़ी मशीन्स खरीदते हैं, बड़ा बड़ा सामान खरीदते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए का सामान खरीदते हैं। तो वो कोई अगर किसी एक, मान लो आपको मशीन खरीदनी है 1 करोड़ रुपए की, तो आप पहले जाओगे जिस कंपनी से आपको मशीन खरीदनी है उसके औकात चेक करोगे, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करोगे कि कैसी कंपनी है, वो प्रॉफिट कमा रही है, अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो आप खरीदोगे, वरना नहीं खरीदोगे। ये उन कंज्यूमर्स की बात करी जा रही है। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? आपको मैंने बताया था, पहली क्लास में बताया था कि जब हम किसी से उधार सामान खरीदते हैं तो जब तक हम उसका उधार नहीं लौटा देते तब तक वो हमारा क्रेडिटर कहलाएगा, क्योंकि हमने उसको पैसा देना है। तो क्रेडिटर भी हमको तभी उधार में सामान देगा जब हमारी कंपनी के, हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे होंगे। प्रॉफिट अगर हम कमा रहे हैं अच्छे से तो ही वो देखेगा। रिसर्चर कौन होते हैं? रिसर्चर यानी कि जो कंपनियों की रिसर्च करते रहते हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते रहते हैं, किसको प्रॉफिट हुआ है, किसको लॉस हुआ है, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हुई, ये सब चेक करते हैं। तो ये उन रिसर्चर की बात करी जा रही है। ठीक है जी। अब जरा आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। अभी तक हम बात कर रहे थे कि इसको अकाउंटिंग कहा जाता है, मगर बच्चों यहां से लेके यहां तक, यानी कि आइडेंटिफाइंग से लेके क्लासिफाइंग तक, इसको कहा जाता है बुक कीपिंग। अकाउंटिंग नहीं कहा जाता इसको कहा जाता है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग को आपसे पूछे क्या होता है तो ये लाइन आपको बोल देनी, आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, मेजरिंग देम, रिकॉर्डिंग देम एंड क्लासिफाइंग देम। ये होता है बुक कीपिंग। इसके बाद के जो पॉइंट है ना, इसको कहा जाता है अकाउंटिंग। इसको कहा जाता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो समराइजिंग है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, इसको कहा जाता है अकाउंटिंग। और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन भी अकाउंटिंग में करी जाती है। और कम्युनिकेशन टू द यूजर्स, ये भी अकाउंटिंग में ही आता है। इससे पहले का जो स्टेप था वो था बुक कीपिंग। ये तो साल भर चलेगा। ये क्या चलेगा? साल भर, रूटीन का काम है। ये जूनियर स्टाफ करता है क्योंकि रूटीन का काम है, साल भर चलते रहेंगे, साल भर खर्चे होते हैं। ये तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था फर्नीचर के बिजनेस का, वो तो बिल्कुल मामूली सा एग्जांपल दिया था।
बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में सोचो जिनका पर डे ही हजारों एक्सपेंसेस होते हैं और उनको हजारों को रिकॉर्ड करना पड़ता है, हजारों को क्लासिफाई करना पड़ता है। रोज उनकी सेल होती है हजारों करोड़ों की, उनको वो सब रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्लासिफाई करना पड़ता है। उसके बारे में सोचो तो वो रूटीन नेचर के हो जाते हैं, तो उनको जूनियर स्टाफ करता है। और जो अकाउंटिंग वाला हिसाब है यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, बताना कि साल के आखिर में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, ये तो भैया सीनियर स्टाफ करता है, सीनियर स्टाफ करेगा ये तो। इसको कहा जाता है अकाउंटिंग। और इससे ऊपर का जितने भी स्टेप थे इसको कहा जाता है बुक कीपिंग। एक टर्म और आती है अकाउंटेंसी, वो भी आपके फर्स्ट चैप्टर में। वो क्या होती है? अपनी बुक जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो उसमें देख लेना। जैसे कि इंग्लिश को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक ग्रामर होती है। ग्रामर हमको बताती है क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, तब जाके हम एक सेंटेंस फॉर्मेट कर पाते हैं, इंग्लिश समझ पाते हैं, इंग्लिश बोल पाते हैं। ऐसे ही अगर आपको अकाउंटिंग सीखनी है तो जो जितने भी उसके रूल्स हैं, जितने भी प्रिंसिपल हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो हमें कौन बताएगी? अकाउंटेंसी। वो बताएगी हमें अकाउंटेंसी। जो आपका सब्जेक्ट का नाम है वो अकाउंटेंसी है, अकाउंटिंग नहीं है, ना ही अकाउंट्स है। तो अकाउंटेंसी हमें बताती है कि कौन कौन से प्रिंसिपल लगेंगे, कौन कौन से रूल्स लगेंगे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे अकाउंटिंग करने में। तो यानी कि अकाउंटेंसी के द्वारा हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो रूल्स रेगुलेशंस हमें बता देती है अकाउंटेंसी। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये अकाउंटेंट का काम है। अब आप ये डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग क्या है, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording and communicating the required information relating to the economic events of an organization to the interested users of the such information is called accounting। ठीक है ना, वही बात हो गई। आइडेंटिफाई करा, मेजर करा, रिकॉर्ड करा, क्लासिफाई करा। इसमें आप क्लासिफाइंग भी लिख सकते हो और इसमें आप इंटरप्रिटेशन भी लिख सकते हो। कम्युनिकेटिंग तो लिखा ही हुआ है। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू द किसे? यूजर्स को। और इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब आपको अकाउंटिंग समझ में आ गई है क्या होता है अकाउंटिंग, क्या होता है? यही तो होता है कि रिकॉर्ड करा पूरे साल भर, क्लासिफाई करा साल भर, और साल के आखिर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली, उसको इंटरप्रिटेशन कर दी और उसको कम्युनिकेट कर दिया यूजर्स को। इसको कहा जाता है अकाउंटिंग।